नमस्कार, मैं अनुषा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। ऐसी कौन सी खबर है जो आज प्रमुखता से अखबारों में प्रकाशित गई है और हेडलाइन बनी हुई है। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, हमारे साथ एडिटर सूरज जी, हमारे साथ महेश उत्तराखंड से, हमारे साथ ज्ञानेश जी उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं और तमाम बड़ी अपडेट आज हम जानेंगे। और सबसे पहले आज हम जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या कुछ खास है, क्या कुछ प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है और क्या कुछ सुर्खियों में बना हुआ है। एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। देखिए, सबसे बड़ी खबर ईरान से है। जो ईरान के राष्ट्रपति के दुर्घटना में मृत्यु के बाद वहाँ राष्ट्रपति के चुनाव होना है और चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है हिजाब। वहाँ अधिकांश जो लोग हैं, जनता है, वो हिजाब से मुक्ति चाहते हैं और उनको किसी भी प्रकार के आज़ादी में बाधा उत्पन्न है ऐसे कोई भी चीज़ें वहाँ आम पब्लिक को नहीं चाहिए। जी। इसी के देखते हुए जो कट्टरपंथी सोच वाले जो नेता है, उन्होंने भी जो है हिजाब को बड़ा मुद्दा माना है और आज इसमें प्रमुखता से सारे जो मीडिया है उसमें प्रसारित किया गया है कि जितने भी प्रत्याशी है इन्होंने सख्त कार्रवाई के खिलाफ है। मतलब ये है, जो हिजाब के लिए कानून बनाया था उस कानून के खिलाफ है कि अब हिजाब नहीं पहनने पर भी कोई दंड नहीं दे पाएंगे। ऐसे ये चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ विकास को बड़ा मुद्दा नहीं माना जा रहा है। वहाँ किसी भी प्रकार से कोई सुरक्षा को बड़ा मुद्दा नहीं माना जा रहा है। ये नहीं माना गया कि हमारे बड़े बड़े नेता जो है ये मारे जा रहे हैं, उसका कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनाया गया उसको। लेकिन हिजाब और इन सब चीज़ों पे जब मुद्दा बनता है तो आसानी से समझा जा सकता है कि वहाँ के जो नागरिक है वो जो कट्टरपंथी सोच है उसके खिलाफ सड़कों पर है। उनके विचारधारा बहुत कुछ देखने को मिला। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जितने भी कट्टरपंथी सोच थे, जो पहले तालिबानी विचारधारा के लोग भी थे, उन्होंने भी अपना विचारधारा बदल लिए है। उनको लग रहा है कि अगर हमने इलेक्शन में ये मुद्दे को बिल्कुल न्यूट्रल नहीं किया या हमारे सोच के विषय में हम पब्लिक को नहीं बताया कि हमें किसी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं है, आज़ादी महिलाओं के लिए बिल्कुल पहली प्राथमिकता है, तो उन्होंने जो है सारे जो प्रतिबंधित चीजें हैं उससे विशेष करके हिजाब जो है बाहर निकालने के लिए सारे नेताओं ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया। दूसरी खबर ये है कि जुलाई में 8 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन से उनकी मीटिंग होनी है और 8 जुलाई को वहां पर मोदी के पहुंचने के बाद दोनों नेताओं के बीच में दोनों देशों के लेके कोई कुछ ना कुछ ठोस बात जरूर होगी। हाल ही में पुतिन के जब कोरिया दौरा था, कोरिया से वापस आने के बाद उनके आलोचना भी हुई थी कि जो किम जोंग है उनको यूक्रेन युद्ध में शामिल कराया जा सकता है, लेकिन इसको लेके पूरी दुनिया में सतर्कता बरती जा रही है कि किम जोंग के पास जो हथियार है उसका उपयोग यूक्रेन रूस के युद्ध में ना हो जाए। उसमें अगर हो जाएगा तो फिर विश्व युद्ध की ओर चला जाएगा दुनिया। इस पे विचार मंथन चल ही रहा है और अभी भारत के प्रधानमंत्री जब वहां जाएंगे तो निश्चित रूप से यूक्रेन और रूस युद्ध पर जरूर बात करेंगे और हो सकता है कि मीडिएटर बनने की कोशिश भी करे और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन अभी गुप्त रखा गया है कि रूस यात्रा का मुद्दा क्या होगा, क्योंकि जब तक वो मुद्दे हमारे सामने नहीं आएंगे तब तक बता पाना मुश्किल होगा। लेकिन अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि कई मुद्दों पर बात होगी, जिसमें तेल के विषय में भी बात हो सकती है। जो क्रूड ऑयल रूस से भारत खरीद रहा है उस पर भी बात होगी, हो सकता है उस विस्तार दिया जाए। दूसरा यही है कि और भी जो विकास का मुद्दा है, जो मार्ग के लिए जो बात होनी है, जो थल मार्ग का उपयोग कर भारत और रूस के बीच में जो रोड का निर्माण होना है
और जिसमें ईरान के से होते हुए एक रोड का प्रस्तावित जो मुद्दा है उस पर भी बात हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन इन सब से हटके एक मुद्दा ये भी हो सकता है जो यूक्रेन युद्ध हो सकता है उसमें मध्यस्थता करने के लिए मोदी कोई बात करे। बिल्कुल। और अंतिम अंतर्राष्ट्रीय जो बड़ी खबर है वो ये है कि अमेरिका में साइंस नहीं पढ़ सकेंगे चीनी छात्र। लेकिन ये जो एक खुलासा किया है कि उप विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा विश्वविद्यालय स्तर पर चीनी छात्रों को साइंस पढ़ने के लिए सुविधा नहीं दी जाएगी और उल्टा उसमें भारत को ज्यादा मौका दिया गया है और ये कहा गया कि भारतीय छात्र किसी भी विषय पर यदि अमेरिका आके पढ़ाई करना चाहे उनके लिए जो सुविधा अभी फिलहाल मौजूद है उससे बढ़ाया जाएगा और जो चीन के छात्रों को जो अभी मौजूदा सुविधा है उसको घटाया जाएगा। कुल मिला के भारत के लिए एक खुश खबर हो सकता है कि यहाँ के जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं उनके लिए और रास्ता खोल दिया गया और माना यह जा रहा है कि जो अमेरिका का स्टूडेंट है विदेशी स्टूडेंट है उसमें 17% जो है भारतीय है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इसके पहले कभी इतने बड़े पैमाने पे छात्र कभी अमेरिका पढ़ने के लिए जाने के लिए उत्सुक नहीं रहे। लेकिन ऐसे स्थिति में यदि 17% भारतीय वहाँ पढ़ाई के लिए जाते हैं तो निश्चित रूप से भारत के लिए एक सौगात होगा। वही चीन के लिए चिंता का विषय होगा कि वहाँ जो लोग पढ़ने के लिए जाते हैं वो अब वहाँ विशेष करके साइंस सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएंगे। जी 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 बिल्कुल। और तमाम राष्ट्रीय स्तर के भी अपडेट ले लेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कौन सी खबरें जो आज सुर्खियों में बनी हुई है, हमारे साथ एडिटर सूरज जी हैं। बिल्कुल निशा, जिस तरह से देख रहे हैं कि 18वीं लोकसभा के संसद सत्र का आगाज हुआ है और वह हंगामा खेज आगाज हुआ है। देश में 72 साल बाद लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव होने वाले हैं और ये ऐसा कहा जा रहा है कि 15 मई 1952 के बाद में पहली बार ऐसा अवसर आया है जब वह परंपरा टूटी है कि लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा और इस बात को लेकर के तमाम गहमा-गहमी है। अभी 11 बजे आज लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव होने वाले हैं और इसमें जैसा कि देखा जा रहा है कि एनडीए की तरफ से जो प्रत्याशी हैं ओम बिरला और दूसरी तरफ के सुरेश को प्रत्याशी बना दिया गया है इंडिया ब्लॉक की तरफ से। तो आज ये एक सबसे बड़ी खबर है कि जहां ये चीज देखी जा रही है कि कौन होगा लोकसभा का अध्यक्ष, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष का जो पद होता है साधारण पद नहीं होता है। बहुत सारी शक्तियां इस पद में निहित होती हैं, बहुत सारे अधिकार इस पद में निहित होते हैं। यहाँ तक कि लोकसभा के सदस्यों की के निलंबन तक से लेकर के सदन की कार्यप्रणाली चलाने से लेकर के तमाम तरह के अधिकार जो होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष के पास होते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि पहले देखा जा रहा था कि स्पष्ट रहा है पहले कि जो भी सत्ताधारी दल होता है, सत्ताधारी दल के ही एक वरिष्ठ सांसद को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन इस बार जब राजनाथ सिंह ने बात की मल्लिकार्जुन खड़गे से और मल्लिकार्जुन खड़गे से बात होने के बाद में डिप्टी स्पीकर के लिए जो पद था उस पद की जब विपक्ष की ओर से मांग रखेगी तो उस पर किसी तरह का आश्वासन न देने से कांग्रेस के जो सांसद हैं के सुरेश उनको प्रत्याशी के रूप में खड़ा कर दिया गया है और 3 सेट में उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। अब बात आती है कि जो प्रोटेम स्पीकर हैं, प्रोटेम स्पीकर उनके जो दूसरा प्रस्ताव आया है के सुरेश का, उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। और मतदान की बात है तो लोकसभा अध्यक्ष के लिए यह 1952 के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जब लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए मतदान किया जाएगा। हालांकि जैसा देखा जा रहा है कि संख्या बल की यदि हम बात करें तो लोकसभा में एनडीए का जो संख्या बल है वो 293 है और संख्या बल एनडीए के पक्ष में है। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक के पास में 233 सांसद हैं। हालांकि 16 अन्य सांसद हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों के द्वारा जिस तरह से व्हिप जारी किया गया है कि सभी सदस्यों को सदन में उपस्थित होना है, तो ये एक बड़ी घटना होने वाली है, एक बड़ा घटनाक्रम है ये संसदीय परंपरा में कि जब लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव होने वाला है। क्योंकि हमने देखा है कि जब प्रोटेम स्पीकर मेहताब भरतरी को बनाया गया तो मेहताब भरतरी के प्रोटेम स्पीकर बनाने पर ही विपक्ष ने हंगामा किया था, आपत्ति दर्ज कराई थी। हालांकि जो के सुरेश
विपक्षी गठबंधन की ओर से, विपक्षी दल की ओर से प्रत्याशी हैं लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए। ये उस पैनल में शामिल थे जो प्रोटेम स्पीकर के लिए पैनल बनाया गया था, लेकिन इन्होंने प्रोटेम स्पीकर के पैनल के रूप में शपथ नहीं ली थी। और जिस तरह से आपत्ति दर्ज कराई गई कि जो भर्तरी मेहताब हैं, वो 7 बार के सांसद हैं, जबकि के सुरेश 8 बार के सांसद हैं। तो वरीयता को देखते हुए, वरिष्ठता को देखते हुए उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना था। इस पर बिल्कुल। विपक्ष ने आपत्ति जताई थी और यह विवाद प्रोटेम स्पीकर से शुरू हुआ और अब लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तक जा पहुंचा है। जैसा कि संसदीय परंपरा हम देखते रहे हैं कि जो सत्ताधारी दल होता है, सत्ताधारी दल की ओर से जो लोकसभा का अध्यक्ष का जो पद होता है, सत्ताधारी दल की तरफ से जो वरिष्ठ सांसद होते हैं, उनको दिया जाता है बिल्कुल। और विपक्ष के वरिष्ठ सांसद को उपाध्यक्ष का पद दिया जाता है। लेकिन ये परंपरा टूट रही है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि भारत के संवैधानिक परंपराओं में यदि देखें तो एक बार इस परंपरा का खंडन भी हुआ है जब पीएस संगमा विपक्षी दल के होने के कारण बाद भी वो लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। तो ये भी एक घटनाक्रम हो चुका है और यदि मैं बता दूं कि ओम बिरला जीतते हैं और वो लोकसभा का अध्यक्ष पद ग्रहण करते हैं, तो बलराम जाखड़ के बाद वो दूसरे ऐसे सांसद होंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पहले सांसद हैं जो लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष पद पर आसीन होंगे और बलराम जाखड़ 9 साल तक लगातार लोकसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन रहे हैं। बिल्कुल। तो उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते हैं, उनके रिकॉर्ड तोड़ भी सकते हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब कोई व्यक्ति लगातार 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहा हो। पीए संगमा और भी ऐसे 2-3 नाम और सामने आए हैं जो लगातार रहे हैं, लेकिन वो अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए हैं। लेकिन यहाँ पूरे कार्यकाल की बात हो रही है। दूसरी तरफ जैसा कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पिछला जो संसद सत्र रहा है, 17वीं लोकसभा के एक सत्र के दौरान 150 सांसद सदस्यों को निलंबित किया गया था। विपक्ष का जो ये चेहरा सामने आ रहा है कि विपक्ष की जो मुखरता है वो इसलिए सामने आ रही है क्योंकि उनके जो तेवर इसलिए बदले हैं क्योंकि पिछले सत्र में ओम बिरला ने 17वीं लोकसभा के एक सत्र के दौरान ओम बिरला ने 150 सांसदों की सदस्यता को निलंबित कर दिया था और उसको लेकर के बात सामने आ रही है। जैसा कि मैंने कहा कि ये लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में होता है। दूसरी तरफ यदि मैं बात करूं कि जिस तरह से ये घटनाक्रम पूरा देखा जा रहा है, तो इस घटनाक्रम में विपक्ष अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा रहा है क्योंकि 10 साल बाद ऐसा हुआ है कि विपक्ष संख्या बल से मजबूत हुआ है और संख्या बल से मजबूत होने के कारण नेता प्रतिपक्ष का पद भी 10 साल बाद सदन को मिला है और उस पद पर राहुल गांधी विपक्ष के नेता चुन लिए गए हैं, उनकी घोषणा कर दी गई है और राहुल गांधी अपने राजनीतिक करियर में पहली बार किसी संवैधानिक पद पर आसीन हुए हैं। ये पहला मौका है। हालांकि वो सांसद रहे हैं पहले भी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन किसी संवैधानिक पद पर आसीन होने का उनका यह पहला अवसर है कि जब वो पहली बार किसी संवैधानिक पद पर बैठे हैं और नेता प्रतिपक्ष का पद के लिए उनको चुन लिया गया है। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से रायबरेली से सांसद हैं राहुल गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। हालांकि पार्टी महासचिव जो हैं केसी वेणुगोपाल, क्योंकि मंगलवार रात में यह निर्णय किया गया है और मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल के द्वारा घोषणा कर दी गई है और ये फैसला ले लिया गया है। अब कांग्रेस संसदीय बोर्ड की अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उन्होंने प्रोटेम स्पीकर जो मेहताब भरतरी हैं उनको इस संदर्भ में पत्र भी लिख दिया कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल की बात कही गई है। दूसरी तरफ मैं बताना चाहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष की जो भूमिका होती है, जितनी भी समितियां बनती हैं, संसद की जो समितियां होती हैं, उन सभी समितियों के अध्यक्ष को चुनने में, दूसरी तरफ लोकपाल को, सीबीआई के मुख्य को, ईडी के हेड को चुनने में, उनका चयन करने में भी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अहम होती है। एक और बड़ी खबर का जिक्र करना चाहूंगा, जो मध्य प्रदेश में 52 साल के बाद नियम बदला गया है। कल डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट की बैठक हुई थी और कैबिनेट में बहुत सारे फैसले लिए गए हैं और उन फैसलों में सबसे बड़ा फैसला जो है वो ये है कि अब जो मंत्री हैं, मंत्री अपना आयकर खुद भरेंगे। अभी तक मंत्रियों का जो आयकर होता था, जो इनकम टैक्स होता था, वो सरकारी खजाने से भरा जाता था, लेकिन ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। बड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है कल मोहन कैबिनेट में और मध्य प्रदेश से यह नियम बनाया गया है। मध्य प्रदेश कैबिनेट में नियम प्रस्ताव को पारित किया गया है कि जितने मंत्री हैं वो मंत्री अपनी आय का टैक्स खुद भरेंगे। कुछ और भी प्रस्तावों पर मोहर लगी है
जिसमें शहीदों को जो 50 राशि दी जाती है, उस राशि के का 50% हिस्सा जो है उनके शहीद के माता-पिता को दिया जाएगा। किसानों के लिए कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, बड़े प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा जो हो रही है कि जो वेतन तथा भत्ता अधिनियम 1972 है, उसका लाभ देते हुए मंत्री सरकारी खजाने से अपना टैक्स भरते आए हैं। बिल्कुल, जी। लेकिन कल कैबिनेट की बैठक में अधिनियम की धारा 9 का को खत्म करने का निर्णय लिया गया। ये एक बड़ा फैसला है मोहन सरकार का, जिससे सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ घटेगा और बिल्कुल। मंत्री अपनी आय का टैक्स अब खुद भरेंगे। जी जी, निशा। जी, बिल्कुल। और तमाम लखनऊ उत्तर प्रदेश की भी अपडेट ले लेंगे। लखनऊ उत्तर प्रदेश में आज क्या कुछ खास खबर सामने आ रही है? हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो से ज्ञानेश जी है। ज्ञानेश जी, तमाम बड़ी अपडेट क्या सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, दर्शकों के साथ साझा करें। निशा, देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद में उत्तर प्रदेश में आईएएस और आईपीएस ट्रांसफर के जो है वो हुए हैं और पोस्टिंग की चर्चा जोरों पर थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में 8 आईपीएस और कई जिलों के डीएम बदले गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय पुलिस सेवा की सहारनपुर के पुलिस अधीक्षक विपिन टांडा, मेरठ और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद हेमराज मीना अब पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली भूले सुशील चंद्रमान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आज और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली रोहित सिंह सजवान और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ सतपाल अब मुरादाबाद पुलिस अधीक्षक और अनिल कुमार तृतीय पुलिस अधीक्षक चंदौली और पुलिस अधीक्षक रेलवे आगरा आदित्य लांगे चंदौली की जिम्मेदारी संभालेंगे। मैं बता दूं कि संबल में राजेंद्र पेंसिया संबल के नए जिलाधिकारी बनेंगे। वहीं हम बात करेंगे आईएएस की, अगर बात करें तो उसमें रवीश गुप्ता बस्ती के नए डीएम बनाए गए हैं और नागेंद्र सिंह डीएम बांदा बनाए गए हैं। अनुज कुमार डीएम मुरादाबाद और राजेंद्र पेंसिया डीएम संबल के बनाए गए। वहीं अजय द्विवेदी डीएम श्रावस्ती की जिम्मेदारी संभालेंगे और मानवेंद्र सिंह को विशेष सचिव आयुष बनाया गया। बस्ती के डीएम आंध्रा वामसी को विशेष सचिव स्टाम्प पंजीयन एआईजी बनाया गया है। जी। बता दूं कि अब हम बात करेंगे राजनीति की कि पश्चिम यूपी में बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और संजीव सोम के बीच चला आ रहा जो सियासी घमासान है अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि समाजवादी पार्टी में चल रही अंतःकलह भी अब धरातल पर आ गई और मेरठ में गठबंधन प्रत्याशी रही मेयर सुनीता वर्मा की हार के बाद उनके पति पूर्व एमएलए योगेश वर्मा ने अतुल प्रधान का नाम लिए बिना ही उन्हें निशाने पर लिया और उन्होंने अपनी भड़ास सोशल मीडिया भी निकाली और फेसबुक पेज पर लाइव आकर अतुल प्रधान पर बड़े आरोप भी लगाए हैं। पूर्व एमएलए जो योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल से चुनाव हार गई और नतीजों के 18 दिन बाद पूर्व एमएलए योगेश वर्मा का गुस्सा आया और कल उन्होंने फेसबुक लाइव आए और उन्होंने कहा कि सपा विधायक अतुल प्रधान का नाम तो नहीं लिया लेकिन कहा कि पिछले चुनाव में 1.25 वोट ही पाए और अगर जनता मुझे नहीं चाहती तो इतने वोट मुझे कैसे मिल जाते। वहीं हम बात करेंगे निशा की उत्तर प्रदेश में 10 रिक्त विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में भाजपा अपने सहयोगी दल निषाद पार्टी को झटका दे सकती है। बिल्कुल। आपको बता दूं कि इसमें लगातार जो पार्टियां चाह रही हैं कि हमारे कैंडिडेट को टिकट दिया जाए। वहीं निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद जो मझवा विधानसभा सीट उपचुनाव में निषाद पार्टी को ना दे और भाजपा वहां से अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। जी। हालांकि निषाद पार्टी का दावा है कि 2022 में यह सीट उनकी पार्टी का प्रत्याशी जीता था और उपचुनाव में भी वह सीट उसे ही मिलेगी। जी, बिल्कुल। हालांकि बता दूं कि उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। लोकसभा चुनाव में एनडीए की सहयोगी निषाद पार्टी का प्रदर्शन बिल्कुल ठीक नहीं रहा। पार्टी मुखिया डॉक्टर संजय निषाद के पुत्र प्रवीण कुमार निषाद को 2019 की तरह ही भाजपा ने इस बार भी कमल के सिंबल पर संत कबीर नगर सीट से मैदान में उतारा, लेकिन संजय निषाद बहुल इस सीट पर भाजपा को शिकस्त मिली और भाजपा प्रत्याशी प्रवीण कुमार निषाद को 4,06,525 वोट मिले, जबकि सपा के पप्पू निषाद ने 4,98,695 वोटों के साथ से यहाँ जीत दर्ज की और उधर मिर्जापुर मझवा सीट से निषाद पार्टी के विधायक विनोद कुमार बिंद को भाजपा ने अपने सिंबल पर भदोही सीट से मैदान में उतारा। बिल्कुल। और निषाद पार्टी के मुखिया एनडीए प्रत्याशी और अपने पुत्र को जिता नहीं पाए थे।
इसको लेकर जो है निषाद पार्टी से भाजपा नेतृत्व काफी नाराज नजर आ रही है। जी जी तो इसको लेकर उनको उम्मीद जताई जा रही है कि पार्टी कहीं न कहीं भारतीय जो है उनको ये निषाद पार्टी के कैंडिडेट को बिल्कुल टिकट नहीं देगी। जी वहीं दिशा में बात करूंगा राजधानी लखनऊ में कि राजधानी में जो है एक महिला दवा लेने गई थी और 3 बच्चों की मां ने करीब आधा दर्जन लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने बगीचे में एस्पर लूटने का आरोप लगाया है जी जी और पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और मामले बिल्कुल की जो है वह जांच जी शुरू कर दी है। जी ज्ञानेश जी, मैं आपको यहाँ रोकूंगी और तमाम उत्तराखंड की भी अपडेट ले लेंगे। यहाँ पे उत्तराखंड में आज क्या कुछ खास है, क्या कुछ प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है, क्या कुछ सुर्खियों में बना हुआ है, हमारे साथ महेश जी हैं। महेश जी, तमाम बड़ी अपडेट दर्शकों के साथ साझा करें। निशा जी, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में रिस्पना नदी है, वहां पर जो काट बंगला बस्ती है, वहां से एमडीडीए अपना अतिक्रमण हटा रहे थे। तो कल वहां 26 मकानों का ध्वस्तीकरण किया गया है। इसी ध्वस्तीकरण के साथ ही वहां एक सोनम नाम की एक महिला थी, उसको गहरा सदमा लगा और उसकी कल जी मृत्यु हो गई एट द स्पॉट। तो उसे लेकर के बस्ती वालों में आक्रोश रहा और वो लगातार जो उन्होंने लगभग 4 घंटे के आसपास जाम लगा के रखा, लेकिन पुलिस ने किसी तरीके से जाम खुलवाया और असुविधा से बचने वाले लोगों को बचाया गया है। तो साथ ही मैं बता दूं कि उत्तराखंड में गोपेश्वर से एक बड़ी खबर आई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी एसपी कल यहाँ पर यात्रा पर आए होंगे, तो उन्होंने अपनी प्राइवेट गाड़ी पर लाल नीली बत्ती लगाई हुई थी। यहाँ के जो कुलदीप सिंह एसआई हैं, उन्होंने उन्हें जीरो बैंड पर रोका, तो उनकी बहस हुई। तो उससे क्या हुआ कि एक लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की स्थिति बनी रही, लेकिन कुलदीप सिंह ने उनका चालान काटा, चूंकि वो कोई किसी तरह के भी कागज यहाँ उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। जी तो दूसरी बात आपको बता दूं कि उत्तराखंड देहरादून की राजधानी में कल जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर शशिकांत दुबे को 75,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस ने पकड़ा है और उन्होंने घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं, मौसम यहाँ का मिजाज थोड़ा सा यहाँ बदला है। बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र में यहाँ पर लगातार बारिश धीरे धीरे हो स्टार्ट हो गई है। अभी यहाँ पर येलो एक रेंज वाली घोषणा कर दी गई है। जी तो जी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 12 जून को सन वैली एक स्कूल था जहां 2000 बच्चे पढ़ते थे, उसको शिक्षा विभाग ने यहाँ बंद करने का आदेश दिया था। उनके जो 2000 बच्चे हैं वो 19 स्कूल में बाइफरकेट कर दिए गए हैं शिक्षा विभाग ने। अब वो 19 स्कूलों में आके बच्चे पढ़ेंगे। बिल्कुल तो जी साथ ही मैं आपको बता दूं निशा जी की उत्तराखंड में पेयजल निगम में 4 अधिशासी अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया गया जी है। उन्हें निकालने का जो कारण है, उन्होंने यहाँ पर जो अपना आरक्षण 2005 में पाया था वो गलत तरीके से पाया था। 2 लोग यहाँ के बाहरी हैं, बाकी 2 लोगों ने आरक्षण गलत तरीके से पाया, जी जी उनको निकाल दिया गया है और उन पर एफआईआर की तैयारी भी जी कर रहे हैं। बिल्कुल तो जी साथ ही आपको बता दूं कि निगला इमरती में जो गुलदार की दहशत लगातार बनी हुई है, कल रात्रि 12 बकरियों को उन्होंने मार दिया है और एक महिला को भी उन्होंने जख्मी बनाया था। जी तो साथ ही परसों की जो खबर है उसमें एक महिला को उन्होंने जी निवाला भी बिल्कुल बना लिया था। जी बिल्कुल सिद्धोवाला जेल की मैं बात करूं तो वहां पर कल 2 हार्ट अटैक से मरीज मृत्यु हो गई है। एक जो मृतक है वो पहले से ही वहां पर जो किडनी कांड चल रहा था उसका आरोपी था। 2018 से वो वहां पर जी बिल्कुल जेल काट रहा था। जी तो मैं आपको बहुत बता दूं, 4 धाम यात्रा के बीच में 160 पहुंच गई है मृतकों की संख्या। कल केदारनाथ धाम में 2 यात्रियों की हार्ट अटैक आने से कल मृत्यु हो गई जी है। बिल्कुल तो निशा जी, ये लगभग मेन खबरें यहाँ की थी। और प्रधानमंत्री जी मोदी से भी कल योगी सीएम पुष्कर धामी जी सिंह मिले धामी, हैं। बिल्कुल उन्होंने यहाँ पर जी जी पुष्कर सिंह बिल्कुल धामी मिले हैं। उन्होंने यहाँ पर जो जोनसार बाबर क्षेत्र में मासू देवता एक बहुत बड़ा मंदिर है, वहां उसको मास्टर प्लान के तहत विकसित करने का उन्होंने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा है। था अब बिल्कुल देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से उसे जी उस मास्टर प्लान में जी लाते हैं। बिल्कुल महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड की तमाम अपडेट साझा करने के लिए। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव से, जिन्होंने तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज क्या कुछ खास था बताया। हमारे साथ एडिटर सूरज जी, जिन्होंने तमाम राष्ट्रीय स्तर की खबरों पर प्रकाश डाला। हमारे साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश से ज्ञानेश जी थे, जिन्होंने तमाम उत्तर प्रदेश की अपडेट आप तक पहुंचाई। तो दर्शकों, आज प्रेस वार्ता में हमने जाना देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई सुर्खियों के साथ। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।